अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं अदनान आमिर, सेक्रेटरी जनरल ऑफ डिजिटल मीडिया अलायंस ऑफ पाकिस्तान। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है, ये हमने एक वीडियो सीरीज स्टार्ट की है जिसमें जो हमारे मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने वीडियोस प्रोड्यूस की हैं रिलीजियस माइनॉरिटीज़ पे। तो हम उनको एक्सपीरियंस उनको जानने के लिए उनसे ये वीडियो कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हमारे साथ शरीक हैं अफशाम असद फ्रॉम नेटिव मीडिया। थैंक यू अफशा फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू अदनान। अच्छा अफशान, तो जिस तरह हम लोगों ने मिलकर काम किया रिलीजियस माइनॉरिटीज रिपोर्टिंग पे, और आपकी नेटिव मीडिया ने कोई 10 के करीब वीडियो स्टोरीज की और आप सबसे जल्दी आपने अपनी स्टोरीज मुकम्मल की, तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जॉब वेरी वेल डन। आपने और काशिफ साहब ने, आप लोगों की टीम, वीडियोस बनाने के हवाले से और टाइम पे बनाने के हवाले से आप लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया। तो दैट वाज रियली गुड एक्सपीरियंस फॉर अस। तो उसी के हवाले से हम थोड़ा आपसे बात करेंगे मुख्तसर। तो सबसे पहले आप बताएं कि ओवरऑल ये, अब डिटेल्स में भी हम जाएंगे स्टोरीज पे, कि अब सबसे पहले ओवरऑल आप हमें बताएं कि ये कैसा एक्सपीरियंस था आप लोगों के लिए रिपोर्टिंग और रिलीजियस माइनॉरिटी। हमने पहली दफा तो किया नहीं, आप जानते हैं। ये डीजी मैप के साथ हमारा दूसरा एक्सपीरियंस था। और वैसे नेटिव मीडिया इस किस्म का कंटेंट प्रोड्यूस करता रहता है। ज्यादातर हमारा फोकस ही रिलीजियस माइनॉरिटीज और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज की जानिब ही होता है। तो शायद इसलिए हमें वो उतनी दिक्कत महसूस नहीं होती है कंटेंट को जल्दी बनाने में और आप तक भेजने में, क्योंकि हमारा फोटे शायद वही है। तो इसलिए बाकी जहाँ तक एक्सपीरियंस की बात है, तो आपका एक्सपीरियंस का लेवल चेंज होता है जैसे जैसे जिस क्लास के मसाइल को आप डिस्कस कर रहे होते हैं, जिस क्लास के मामलात को आप करीब से देख रहे होते हैं, या जिस क्लास से ताल्लुक रखने वाले लोगों से आप बात कर रहे होते हैं, तो वो एक्सपीरियंस हर जगह पर मुख्तलिफ मिलता है। ठीक है। अच्छा, तो अक्षर साहब आप हमें थोड़ा स्टोरीज के हवाले से बताएं कि कौन सी स्टोरी आप लोगों के लिए सबसे चैलेंजिंग थी और किस वजह से। स्टोरीज पाकिस्तान जैसे मुल्क में रहकर जब आप मार्जिनलाइज तबकात की बात करते हैं, आप रिलीजियस कम्युनिटीज के हवाले से कोई काम करते हैं, तो वो चैलेंजिंग ही होता है, क्योंकि उसकी प्री प्रोडक्शन से लेकर फिर प्रोडक्शन, फिर पोस्ट प्रोडक्शन, और उसके बाद के जो मामलात होते हैं उसमें आपको फूंक फूंक कर ही कदम रखना होता है। सबसे अहम बात यह है कि आपने उनकी हिफाजत भी करनी होती है, जिनको बहुत सारे मामलात में दिक्कत का सामना रहता है सोसाइटी में रहते हुए। कोई ऐसी बात ना हो जाए, कोई ऐसा जुमला, कोई ऐसी छोटी सी भी चीज कहीं से सामने ना आ जाए, जो कि बाद में हमारे लिए शायद उतने मसाइल ना खड़े हों जितने उस कम्युनिटी के लिए मसाइल खड़े हो सकते हैं। ऐसे हमने एक वीडियो की जिसमें हमने ये डिस्कस किया कि पाकिस्तान में जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, वहां पर डिवोर्स के हवाले से जो एक्ट है वो आज भी 150 साल पुराना एक्ट ही चल रहा है। वक्त बदला, बहुत सारी चीजों ने इवॉल्व होने की जानिब गई, एवोल्यूशन हो रही है, लेकिन आज भी बुनियादी तौर पर अगर किसी मसीही जोड़े को तलाक का देखना है और वो नहीं साथ रह सकते, सेपरेशन में जाना चाह रहे हैं, तो उसमें कहाँ कहाँ पर क्या मसाइल हैं, किस तरह से रियासत उनके इन मसाइल को तरजीहात में नहीं रखती है, किस तरह से हमारे जुडिशल सिस्टम जो है वो उन मामलात को उस तरह से इवॉल्व नहीं कर पा रहा है, जो कि ना तो खातून के लिए और ना ही मर्द के लिए। वैसे ज्यादातर तो खवातीन के लिए ही मसाइल ज्यादा हैं इस कानून में भी। आपको यही क्यों साबित करना है, अगर आप किसी के साथ नहीं रहना चाहते, तो ये साबित करना क्यों जरूरी है कि वो एडल्ट्री में है, या उस वो किसी तरह से भी ऐसे मामलात में है जो खातून, उनके जो आपस के रिलेशनशिप हैं उनमें वो सोडोमी में चला गया है वो बंदा, या ये साबित करना कितना मुश्किल है। जबकि जो सोशल बुनियादों पर अगर कोई शख्स अपनी बीवी की जरूरियात को पूरा नहीं कर रहा है,
वो उसके घरेलू अखराजात और दूसरे मामलात को नहीं देख रहा है, तो या मारपीट, तो वो क्यों तलाक की वजह नहीं बन सकते। तो इसी तरह से हमने कुछ स्टोरीज जो हैं वो हमने की थी। हम क्रिश्चियन कम्युनिटी के पास गए थे और हमने उनसे पूछा कि पेंडेमिक के बाद जिस तरह से उनको, एक तो पहले ही वो हम्म। अनटचेबल्स हैं, राइट। और फिर उसके बाद कोरोना का बहाना लगाकर किस तरह से उन्हें नौकरियों से बाहर किया गया, किस तरह से जो पहले ही समाज से कटे हुए हैं वो एक बहाना मिल गया इस समाज को उनको मजीद काट कर पीछे करने का। और इस पेंडेमिक ने उनको जिस तरह से सोशली फाइनेंशियली परेशान किया है, अब वो क्या कर रहे हैं। मुश्किल होता है जब आप घरेलू खवातीन से पूछते हैं कि वो रोजमर्रा के अखराजात को किस तरह से मैनेज कर रही हैं। मुश्किल होता है जब आप किसी मजदूर से पूछते हैं कि उसको पहले नौकरी से क्यों निकाला गया, और जब वो बताते हैं कि हम जितने हजार की नौकरी पहले कर रहे थे पेंडेमिक से पहले, अब उसी जगह पर उसी फैक्ट्री में उससे आधी तनख्वाह पर काम मिला है। तो किस तरह से सब्जुगेशन का एक पूरा सिस्टम है रिलीजियस माइनॉरिटीज के हवाले से, इसको देखना। फिर हमने एक स्टोरी की थी कि यहाँ पर जो क्या कहना चाहिए कि जो कमसिन बच्चियों के अगवा के हम्म। बाद जिस तरह से उनको फोर्स्ड मैरिज की जानिब ले जाया जाता है। सिंध में एक कानून पास हो चुका है, वहां पर शादी की उम्र की हद मुकर्रर है, लेकिन होता क्या है कि बच्चियों को वहां से अगवा करके पंजाब वाली सरहद पर लाकर वो निकाह यहाँ पर रजिस्टर करवा दिया जाता है। इस हवाले हम्म। से सूबा पंजाब में शादी की उम्र की हद क्यों मुकर्रर नहीं की जा रही है, कौन से मसाइल हैं जो कि दूसरे इलाकों की बच्चियां जो सहने पर मजबूर हैं। अब देखिए, फोर्स्ड मैरिज एक छोटा सब्जेक्ट नहीं है, बहुत बड़ा है। अब उस वजह से बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है सिंध में जिनमें वालिदैन अपनी बच्चियों को स्कूल नहीं भेज रहे, ठीक है। क्योंकि वो ये महसूस करने लगे हैं कि जब हम बच्चियों को स्कूल भिजवाते हैं तो कहीं रास्ते में, जाहिर है घर से स्कूल जाते हुए पूरा एक रास्ता होता है, किसी की नजर पड़ जाती है, कोई कुछ सोच लेता है, फिर स्कूल में जिस तरह से उन कम्युनिटीज के बच्चों के साथ जो सलूक होता है, जो दूसरे बच्चे हैं वो उनको जिस तरह से समझाते हैं कि तुम अपने मजहब को छोड़कर इस मजहब में क्यों नहीं आ जाती, और या फिर वो अगवाकारी की जानी मामला चला जाता है। तो बच्चियां एक पूरा सिस्टमेटिक सब्जुगेशन सह रही हैं, स्कूल नहीं भेजा जा रहा, फिर भी उसके बावजूद उनकी अगवाकारियां हो रही हैं, और कम सिनी की उनकी शादियां, जबरी शादियों पर उनको, मतलब कि जिस तरह से, और फिर उसके बाद जो ट्रॉमा है वो उससे किस तरह से गुजरती हैं। तो ऐसी ही स्टोरीज थी जो आपने देखी। और राइट। एक हमने जो नेटिव मीडिया को लगता है कि ये बहुत अहम इशू है, कि पाकिस्तान में पार्लियामेंट में रिलीजियस माइनॉरिटीज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो अपनी कम्युनिटीज के लिए किस हद तक कारगर काम कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, कानून साजी में वो कहाँ खड़े हैं, वो अपनी कम्युनिटीज के लिए आसानियां पैदा करने के लिए इस सिस्टम का हिस्सा बनकर क्या कर रहे हैं। तो दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि जब आप आम आदमी से पूछते हैं, रिलीजियस कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले किसी भी आम वोटर से पूछते हैं, तो वो कोई भी सियासी वाबस्तगी हो, लेकिन एक बात पर उन लोगों का इत्तेफाक है कि हमारे नुमाइंदे जब सूबाई असम्बली में पहुंचते हैं, जब वो कौमी असम्बली में पहुंचते हैं, जब वो सेनेट में पहुंचते हैं, तो वो पीछे भूल जाते हैं, क्योंकि उनको इस बात का पूरा एहसास होता है कि उन्होंने अपनी सियासी जमात की क्यादत की खुशनुदी करनी है। सबसे अहम उनके लिए ये होता है कि हमने अगर ठीक अपनी है। लीडरशिप को अगर खुश रख लिया है तो हमारी साड़ी अगली बारी भी पक्की है। उनको इस ठीक है। बात का डर नहीं होता कि हमने अपनी कम्युनिटी के पास वापस जाना है, उन्होंने की मुंह दिखावांगे, उन्होंने को वोट किवें लवांगे, उनको इस बात का कोई खौफ नहीं होता। तो एट द एंड ऑफ द डे फिर वो सिर्फ उन रिप्रेजेंटेटिव्स को सिर्फ फिर किसी ना किसी कानून साजी में नंबर पूरे करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम्म। ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने काफ़ी स्टोरीज की, आपने काफ़ी डिटेल में उसके बारे में बताया भी।
तो कौन सी ऐसी स्टोरी थी, एक या दो, या जिसको करते हुए, जिसकी ब्रॉडकास्ट करने के बाद आप लोगों को किसी बैकलैश का सामना करना पड़ा इमीडिएटली, जो आप लोगों को लगा कि ये थोड़ा ज्यादा हो गया है अब, ये थोड़ा मतलब नॉर्मल से ज्यादा आप लोगों को बैकलैश का सामना करना वो फोर्स्ड कन्वर्जन का मामला था। पड़ा? फोर्स्ड कन्वर्जन का मामला था। और अभी आप देखें, जब मैंने पीछे भी बात की है, तो मैंने चंद सेकंड्स लिए हैं उस बात को उसके ऊपर फिल्टर लगाने के लिए। जी जी बिल्कुल, आई नोटेड दैट। तो आप उसको फोर्स्ड मैरिज कह देते हैं, लेकिन वो फोर्स्ड कन्वर्जन है। वो अबडक्शन है उन बच्चियों की। अ, उसके ऊपर जब हमने एक्चुअली दो स्टोरीज ऐसी हैं, वो हम्म डिस्कशंस थी। एक तो ये डिवोर्स एक्ट के हवाले से, जिसके ऊपर फिर क्योंकि हमने उसके अंदर क्लर्जी के रोल को भी डिस्कस किया था कि किस तरह से जियाउल हक ने इस मुल्क में क्लर्जी को भी अपने कंट्रोल में किया। जब यहाँ पर जिया ने एक इस्लाम के खास ब्रांड को फैलाने में उनको कोई मसला नहीं था डिक्टेटर को कि कौन किस मजहब से ताल्लुक रखता है, लेकिन उसको ये पता था कि उसने जो मिंबर पे बैठने वाला है, जो क्लर्जी है, उसको किस तरह से साथ मिलाकर एक मखसूस जहन साजी करनी है, और वो होती रही है। तो बहरहाल ये दो मामलात थे जिसके ऊपर अब चूंकि जब डिस्कशन करने में आपको दो खवातीन नजर आती हैं, जो एंकर है, जो होस्ट है, वो भी हम्म खातून है, और जो एक्सपर्ट है उस पर बात कर रही हैं वो भी खातून है, तो आपको पता है कि फिर रेजर शार्प हो जाते हैं बहुत सारे मामलात। और फिर आपको ये भी बताया जाता है कि आपको क्या पता, या ये यही खवातीन है, यही हैं जो इस मुआशरे में तलाक की शरह को बढ़ाने में हाथ बटा रही हैं। हम्म वो ये नहीं देखा गया। बैकलैश की जो आप बात कर रहे हैं, तो उसमें फौरन ही बताना शुरू कर दिया गया कि नहीं नहीं, ये वाले मामला ये ऐसे नहीं, ये ऐसे होते हैं। और फिर उसमें ये जब जब फोर्स्ड कन्वर्जन की बात आती है, तो उसमें सबसे पहले पाकिस्तानी मर्द जो सोशल मीडिया पर बैठे हुए हैं, वो सबसे पहले जो आकर आपको एक जस्टिफिकेशन देते हैं, वो होती है कि देखिए, सोशल सिक्योरिटी की वजह से वो बच्चियां हम्म, इस मामले का शिकार हो जाती हैं। ठीक है। तो सोशल सिक्योरिटी तो मर्दों को भी चाहिए होती है। हमने कभी किसी कम सिन बच्चे के बारे में तो नहीं सुना। क्या उसको हम्म सोशल सिक्योरिटी नहीं चाहिए? उसको हम्म, तो ज्यादा बिल्कुल। शायद चाहिए। जिस पेट्रियार्कल समाज में हम सांस लेते हैं, यहाँ पर तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी, एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक कंडीशन मर्द को ज्यादा चाहिए होती है शायद। ट्रू। तो इसी किस्म की बातें जो है ना, वो थोड़ा फिर बैकलैश लाती हैं। या जब हम क्रिश्चियन कम्युनिटी के पास गए, यहाँ पर लाहौर में बहुत सारी आबादियां हैं, हम कच्ची आबादी में गए, जब हमने उन लोगों से पूछा कि वो पेंडेमिक से पहले कैसे रह रहे थे, फिर किस तरह से उन्होंने उनके ऊपर कर्जे चढ़ गए हैं, सूद पर कर्जे लिए हैं, किराना स्टोर से वो राशन ले रहे हैं माहाना कर्ज के ऊपर, और वो उधार किस तरह से उतारा जाएगा, ये क्या होगा। तो उसके ऊपर भी फिर बहुत सारे मामलात आ जाते हैं कि आपको नहीं पता, ये ड्रामे कर रहे हैं, ये लोग ये कैमरा देखकर हम्म इस तरह बन गए हैं। और बहुत आसान होता है अपने ड्राइंग रूम में काउच पे बैठ के कॉफी का मग पकड़कर किसी कंटेंट को देखकर ऐसा कमेंट करना। कमेंट करना, मुश्किल ट्रू। होता है जब आप उन गलियों में जाते हैं और उन लोगों के दुखों को, मसाइल को सुनते हैं और उनकी आवाज बनने की कोशिश करते हैं। ट्रू। अच्छा, लास्टली मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आपने काफ़ी रिपोर्टिंग की, काफ़ी अच्छी रिपोर्टिंग की, और आपने बताया कि ये प्रॉब्लम्स का आपको सामना करना पड़ा। लेकिन अगर फ्यूचर में इस तरह की रिपोर्टिंग बाकी ऑर्गेनाइजेशन, डिजिटल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन अगर करना चाहें, तो आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि वो किन चीज़ों पे फोकस करें, किन चीज़ों का ख्याल रखें, ताकि उनकी रिपोर्टिंग भी बेहतर हो और ज़्यादा इफेक्टिव हो? सबसे पहले तो ये कि अगर आप किसी बच्चे को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो बेहतर होगा कि उसके पेरेंट्स से कंसेंट ले लें, और जबरदस्ती दूसरों के मुंह में माइक ठूंसने की कोशिश मत करें। कैमरा ऑन करने से पहले इजाजत ले लें तो ज्यादा बेहतर है। मेरा ख्याल है ये आपके बेसिक एथिक्स में भी आता है जर्नलिज्म के, कि आप कैमरा और माइक ऑन करके किसी के ऊपर मतलब यूं ना भागे चले जाएं। अपना कंटेंट लेना है किसी तरह से। और
खवातीन पर फोकस फोकस करें, क्योंकि एक तो ये कि औरत पहले ही पिसी हुई है। जब उसका ताल्लुक किसी रिलीजियस माइनॉरिटी से होता है, किसी मार्जिनलाइज तबके से होता है, तो उसका मसला और उसको दबाए जाने का जो एक समाजी रवैया है, वो दोहरा हो जाता है, उसका दबाव। तो खवातीन के मामलात को थोड़ा जरा फोकस करें इस हवाले से। दूसरा ये है कि थोड़ा ना कानून साजी के मामलात के ऊपर सवालात उठाना शुरू करें। कौन हम्म। से कवानीन हैं, किन को एवोल्यूशन की ज़रूरत है, किन में बेहतरी की ज़रूरत है, कौन से ड्रेकोनियन लॉज हैं जिनसे अब छुटकारा चाहिए, और ऐसे बहुत सारे हैं। तो उनके ऊपर बात होनी चाहिए। और सबसे अहम बात यह है कि फोर्स्ड कन्वर्जन के ऊपर जितनी ज्यादा बात होगी, शायद जितना हम डिस्कस करेंगे, कहीं ना कहीं महसूस हो हुकूमत को, रियासत को, कि इसके हवाले से कुछ काम करना है और बच्चियों को महफूज करना है। ठीक। और अगर मैं दोबारा ऐसे किसी प्रोजेक्ट में जाऊं, तो दिस टाइम मैं एक ऐसी स्टोरी जरूर करना चाहूंगी जिसपे मैं ये पूछना चाहूंगी कि जैसे पंजाब में नाजरा लाजमी आपने कर दिया है और उसके एक्स्ट्रा नंबर भी मिलेंगे। तो जो हमारी रिलीजियस माइनॉरिटी से ताल्लुक रखने वाले बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वो क्या करेंगे? क्या वो इन एक्स्ट्रा नंबर से महरूम रहेंगे, या उनके लिए आपने अलग से निसाब में कुछ ऐड किया है, या सिर्फ एक दिन आप सुबह को उठे, मुंह उठाया और आपने एक चीज लागू कर दी, ये समझते हुए कि इस मुल्क में सिर्फ मुसलमान बच्चे ही आबाद हैं और सिर्फ उन्हीं को तालीम का हक है। ठीक है। थैंक यू वेरी मच अफशा फॉर योर टाइम। थैंक यू काफ़ी सो आपने मच। डिटेल में बातें की। थैंक यू फॉर टॉकिंग टू यू।